Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all viewers. This is my first video which I am making for you guys. ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ और ताकि आपसे सब मसाइल हल हो सकें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और प्लीज़ ये मेरी पहली वीडियो है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी आपको मसले हैं मतलब कि स्टिल, और अगर आपने कोई टॉपिक मुझसे डिस्कस करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, उसे समझने से पहले हमें उसके टाइटल में से ही समझना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं वर्ड्स की बुनियाद पे सारा लेक्चर बेस करता है। तो हमारे पास जो वर्ड है सिंपल, सिंपल का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सादा, बिल्कुल जो हमारे पास चीज़ क्लियर कट हमें समझ आ रही हो वो होती है सिंपल। उसके बाद हार्मोनिक, हार्मोनिक को उर्दू में कहते हैं हम आहंगी, मतलब कि वो चीज़ें जो वाइब्रेशंस हो, इन इंग्लिश में हम लोग वाइब्रेशंस कहते हैं। और हम लोग अब हायर लेवल में जा रहे हैं तो मैं वाइब्रेशंस के बजाय ऑसिलेशंस की टर्म इस्तेमाल करवाइए, लेकिन मतलब वही होता है कि वाइब्रेशंस हैं। और आगे हमारे पास है मोशन। मोशन कोई भी बॉडी की मूवमेंट या कोई भी एक्शन होता है, लेकिन अगर मैं इफ़ आई एम स्पीकिंग तो ये हमारे पास मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग जब एक बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है और उस पर कोई फोर्स लगती है तब एक मोशन होता है। तो अगर मैं इफ़ आई एम वॉकिंग तो वो एक डिस्टेंस कवर कर रही हूँ और उसमें एक फ़ोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो तब वो हो जाएगा हमारे पास मोशन। तो हमने 3 टर्म्स डिवाइन कर ली, जिससे हमें पता चल गया कि वाइब्रेशंस की बात हो रही है और वाइब्रेटरी कोई मोशन होगा जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जो कोई भी वाइब्रेटरी मोशन होते ही 2 किस्म के हैं, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फॉर्थ, मतलब कि ऊपर नीचे या आगे पीछे जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही हो वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, में हमें वाइब्रेटरी मोशन का तो पता चल गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वाइब्रेटरी मोशन की तरह होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बात की स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। स्पेशल का यहाँ पे क्या रीज़न है वो आपको कंक्लूजन में जाके पता चलेगा। हमारे पास कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं जिनमें है बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, मतलब कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम में यही मोशन होता है कि एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब लगा होता है और जब भी 12 o'clock होते हैं तो वो बॉब बजता है और उसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा बंगी जंपिंग है, मतलब कि बंगी जंपिंग में आप ऊपर नीचे आगे पीछे होते हो, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वन है और जो आपकी बुक में मेंशन है जिससे सब कुछ क्लियर हो रहा है वो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो हम लोग उससे डिफाइन करना शुरू करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एक बॉडी है जिसका कोई वेट होता है, उसे हम लोग जो है स्प्रिंग की एक साइड पे लगा देते हैं और स्प्रिंग की दूसरी साइड को हम कोई भी सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। वो सपोर्ट कार्डबोर्ड हो सकता है, वो सपोर्ट वॉल हो सकती है, कुछ भी। अब ये हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैस जो है हम लोगों ने लिया था उसे हमने एक छोटे से ब्लॉक ऑफ मैस जो ऑरेंज कलर का है उससे रिप्रेजेंट किया है, और वो है कहाँ पे, अपनी मेन पोजीशन ओ पे। तो मेन पोजीशन क्या होती है हमारे पास, जहाँ पे कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब ये उसका वेलोसिटी 0 हो, कोई काम नहीं कर रही तो ऑफकोर्स उस पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर हम उसे स्ट्रेच करें, मतलब कि उसे खींचें, हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है उन्होंने स्ट्रेच किया हुआ तो हम लोग भी स्ट्रेच करके देख लेते हैं। अगर हम उसे पॉइंट ओ से उठाकर स्ट्रेच करें पॉइंट ए तक, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास उस पर एक फ़ोर्स एग्जर्ट हो जाएगी। अब फोर्स कैसे एग्जर्ट होगी, बैस ऑफ द ब्लॉक को जब हम लोग ए तक लेके गए, ओ पे पड़ा हुआ था वो मेन पोजीशन पे, तो जब हम उसे ए तक लेके गए तो उसमें हम लोगों ने अपने हाथ की फ़ोर्स इस्तेमाल की है उसे ए तक लेके जाने में। लेकिन जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो वापस ओ पोजीशन पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसे अपनी मेन पोजीशन पर वापस लेकर आती है। जो भी चीज़ वाइब्रेट हो रही है उसे अपनी मेन पोजीशन पर लाने वाली, वापस लाने वाली फ़ोर्स क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसी तरह अब ओ पर आकर वो रुकेगी नहीं, ओ पर आकर स्टॉप नहीं हुई और बल्कि एक आगे पॉइंट तक चली गई जिसका हम लोगों ने नेम दे दिया बी। अब ऐसा क्यों हो गया? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या चीज़ होती है? जब भी कोई बॉडी
मूव कर रही हो या रेस्ट पर हो, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखे, तो वो होता है हमारे पास इनर्शिया। जैसे आप एक मैराथन में भाग रहे हो, तो आप जो फाइनल लाइन होती है कभी भी वहाँ पे आके नहीं रुकते, क्योंकि आपने स्पीड गेन की हुई होती है, आप मोशन की कंडीशन में होते हो, तो आप अपना स्टेट कंटिन्यू रखते हो और कहीं आगे जाके रुकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया, कि एक बॉडी ने अपना मोशन कंटिन्यू रखा। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि ओ से बी तक आने में, ओ से ए तक तो हम उसे खुद स्ट्रेच करके लेके गए थे, लेकिन ओ से बी तक मैच इनर्शिया की वजह से आया, मतलब कि उसने एक डिस्टेंस कवर किया। ओ से बी तक आने में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी पर आकर वो स्टॉप नहीं होगा, दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा किसकी तरफ मूव हो जाएगी, ओ की तरफ। दोबारा से मैस को हमारे पास ओ की तरफ ले जाएगी और ये स्टेट कंटिन्यू होती रहेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा जब तक फ्रिक्शन दोनों प्रोसेस को रिड्यूस नहीं कर देती। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हुक्स लॉ अप्लाई किया है। वो कैसे अप्लाई किया है, हुक्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, उसमें था स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स थी और स्ट्रेन हमारे पास चेंज इन लेंथ होता था। स्ट्रेस की वजह से जो चेंज इन लेंथ आती थी वो हमारे पास स्ट्रेन होती थी। तो इसमें सिमिलरली हमने एक फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, तो उसने हमने कहा कि इसमें हुक्स लॉ सेटिस्फाई हो गया, इसलिए फोर्स को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है हमने डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो नेगेटिव साइन इसमें आया है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ ही, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमारे पास ओ टू बी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी और बी टू ओ हमारे पास फोर्स कवर हुई थी। क्योंकि हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है, तो बी से ओ तक हमारे पास फोर्स थी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया। इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये के कैसे आया, क्योंकि जब भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होती है, उसे इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने के इस्तेमाल किया, लेकिन इसे हमने यहाँ पे नाम स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से दिया है, क्योंकि हम लोग एक एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कह दिया। इक्वेशन नंबर 1, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से हमने के की वैल्यू निकाली, जो है के इज इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स। एज वी नो दैट वी लर्न इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि F इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर हम लोग एम ए की वैल्यू रिप्लेस कर दें F से इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू माइनस एम ए बाई एक्स। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को सेपरेट कर देते हैं, तो हमें ये बात पता चली कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हमने ये बात पहले नाइट में पढ़ी हुई है एक दफ़ा कि जब भी फोर्स किसी बॉडी में लगती है वो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन बॉडी में। तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक और मेन पॉइंट जिसमें बताया हुआ है वो क्या है, जो वैल्यू ऑफ के है वो डिपेंड करती है स्टिफनेस पे, मतलब के स्टिफनेस होती है हार्डनेस। अगर स्प्रिंग हार्ड है तो लार्ज वैल्यू होती है के की, अगर सॉफ्ट है तो स्मॉल वैल्यू होती है। अब मैंने ये डायग्राम में, ऊपर वाली डायग्राम में जो हमारे पास है वो हार्ड स्प्रिंग है और नीचे वाली डायग्राम में हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग है। अब ये कैसे होता है कि जब भी कोई स्प्रिंग हार्ड होता है तो हमें उसे खींचने में ज़्यादा फोर्स लगती है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एक स्प्रिंग को खींचने में और इसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर की 2 मीटर की, तो हमारे पास जो के की वैल्यू आई वो थी 5 NMS माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ के लार्ज है। लेकिन अगर स्प्रिंग सॉफ्ट था जैसे डायग्राम 2 में है, तो उसको खींचने के लिए मैंने कम फोर्स लगाई जो 5 न्यूटन की थी और उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया जो 10 मीटर था, तो वैल्यू ऑफ के स्मॉल आई, यानी कि 0.5 NM माइनस 1। ठीक है, वी आर हेयर विद अवर कंक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको स्पेशल क्यों कहा गया है, इसकी एक रीज़न है, वो आपको मैं अभी बताऊंगी। जो दो टर्म्स हमने डिराइव की थी, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अगर ये दो टर्म सेटिस्फाई हों तब हमारा वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वरना वो वाइब्रेटरी मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। जैसे कि एक फ़ैन रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, वो वाइब्रेटरी मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ओके, दिस इज़ आवर एंड ऑफ आवर लेक्चर।
होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, जितनी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सबको सॉर्ट आउट करूँगी। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और टॉपिक समझना है जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस हो रही हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और जो मुश्किलात आपको आती हैं वो आप उससे निजात पा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।